क्लास 12 विषय इतिहास ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 इतिहास विषय का कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर या फिर प्ले लिस्ट में, चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये सेट 3 है जिसके प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो की खोज किस वर्ष हुई? तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार जो है इसकी सबसे बड़ी इमारत है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिंसेप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? ब्राह्मी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से उद्यन होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वें अभिलेख से। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से लिच्छवी होगा। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी। सर्वप्रथम भारत कौन विदेशी यात्री आया था? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से वेनसांग। भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिघम। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में किसमें संकलित है? तो जातक कथा में। महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी। लिंगिया संप्रदाय का जनक कौन थे? तो वास बन्ना। कौन से सूफी संत अजमेर शरीफ से संबंधित है? मोइनुद्दीन चिश्ती। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से आपका है रामानुज। मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया उसी में से आपको चुनना है, इसीलिए रामानुज को हम लोग टिक लगाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों थे, इसलिए तीसरा आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? तो 1911 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? A.O. ह्यूम को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिन। कौल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत। और लास्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। अब यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखे? तो ब्राह्मी लिपि होगा, खरोष्टी लिपि होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के कोवालिया टैंक मैदान में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखे? तो पहला रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा बेगम हजरत महल और चौथा सावित्रीबाई फुले। जिम्मी से आप क्या समझते हैं? तो इस्लामी राज्य में निवास करने वाले गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता है। मतलब जैसे पाकिस्तान में वहाँ जो मुसलमान नहीं है और वहाँ रह रहे वो जिम्मी कहलाएंगे। 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखे? तो नाना साहब, तात्या टोपे, मान सिंह और कुंवर सिंह। गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनका वंश एक मूल पुरुष पूर्वज से अटूट क्रम में जुड़ा है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब और कहां से कहां तक चली? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इस दिन पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए चली थी।
हिंदू धर्म के दो महाकाव्य के नाम लिखिए। तो रामायण और महाभारत। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखिए। तो भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो इसके शासन ढांचे, अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है जो अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। बच्चों, इसका आंसर तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ अति लघु उत्तरीय में है, इसीलिए हम लोग इतना लिख के चल जाएंगे। हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। तो हीनयान, पहला अंतर है कि हीनयान बौद्ध धर्म की मूल तथा प्राचीन शाखा थी, जबकि महायान बौद्ध धर्म की नवीन शाखा थी। हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष माने जाते थे, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वरीय अवतार समझकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। हीनयान शाखा ने सत्य कर्मों पर बल दिया था, जबकि महायान में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पूजा पर बल दिया जाने लगा। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, जबकि महायान में पाली का स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया था। ये अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। ये संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे जो इतनी ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। गोपुरम मतलब होता है जैसे मंदिर मान लीजिए आपका बना हुआ है, जैसे मान लीजिए मंदिर है और ऊपर में जो गुंबज रहता है ना, जहाँ झंडा उड़ते रहता है, ये गोपुरम कहलाएगा। बसरा और बेसरा में अंतर स्पष्ट करें। तो शरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। शरिया का पालन करने वाले को बाशरिया और शरिया की अवहेलना करने वालों को बेशरिया कहा जाता है। अंतर क्या है? तो बाशरिया शरिया सूफी संत खानखाहों में रहते थे। खानखा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम, जबकि बेशरिया सूफी संत खानकाहा का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। बाशरिया सिलसिले शरिया का पालन करते थे किंतु बेशरिया शरीर में बंधे हुए नहीं थे। 1857 के तत्कालीन कारणों को लिखे। तो यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहे हैं जिसमें सुअर व गाय की हड्डियों एवं खून का चूरा मिलाया गया है। इससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त था एवं हिंदू एवं मुसलमानों को लग रहा था कि अंग्रेज प्रत्येक प्रकार से हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए। इसी बीच चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बने। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता के पास दमदम में सेना ने कारतूसों का खुलकर विरोध किया। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस ही 1857 के विद्रोह का आरंभ होने के तत्कालीन कारण बने। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखे। तो असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था। ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार, स्वदेशी को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण विरोध, उपाधियों का त्याग और राष्ट्रीय शिक्षा तथा संस्कृति पर जोर देने की इनकी विशेषताओं ने भारतीय जनता को एकजुट करने और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो मगध महाजनपद के उत्थान के क्या कारण थे? इसके पीछे है कि बृहदत्त मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे जिनकी राजधानी गिरिवर्ज मतलब राजगीर थी। मगध राज का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और दक्षिण में जलाच्छादित पथरी क्षेत्रों से घिरा हुआ था जो कालांतर से ही राजनीतिक उत्थान पतन व सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र बना रहा। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता है। मगध के प्रतापी राजाओं ने राज्य पर विजय प्राप्त करके भारत के एक बड़े क्षेत्र पर विशाल एवं शक्तिशाली मगध साम्राज्य की स्थापना कर दी जो उनका एक सफल प्रयास रहा। मगध महाजनपद के उत्थान के कई कारण थे जो निम्नलिखित है। पहला है योग शासक। बच्चों इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हम पॉइंट बोलेंगे, आप लोग इसका डिटेल लिख सकते हैं, इसको डिटेल लिख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। दूसरा है लोहे की खदान। यहाँ लोहे की खदान थी जिससे हथियार बनता था।
राजधानियों की स्थिति, राजधानी की जो स्थिति थे वो बहुत सामरिक क्षेत्र में था और वहाँ पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। आर्थिक मजबूती, तो यहाँ व्यापार व्यवसाय बहुत फैला हुआ था, धन की कमी नहीं थी, राजकोष को बढ़ाया जा रहा था, तो आर्थिक रूप से ये संपन्न था। कृषि व्यवस्था, छठा है स्वतंत्र वातावरण, सातवां है वैदिककरण। तो ये मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण है। अगला क्वेश्चन है स्नानागार से आप क्या समझते हैं? तो मोहनजोदाड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानगार यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है। स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानगार में लाया जाता था। वस्तुतः यह स्नानगार तत्कालीन उन्नत तकनीक का परिचायक था। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यहाँ से बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसको हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, मैं आप लोग को केवल आंसर बता रहा हूँ। तो 47 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कर्म का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था इसके कारणों को आपको बताना है। तो पहला इसका कारण है बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण, इसका आप डिटेल देख लीजिए। दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है अन्य कारण। अन्य कारण को हर जो इतिहासकार थे अलग अलग ढंग से व्याख्या किए हैं। जैसे एम.आर. साहनी ने क्या बताया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पतन का कारण जल उपलावन बताया, मतलब बाढ़ आने के कारण। तो ये विभिन्न अर्थशास्त्री द्वारा कहा गया है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो यहाँ जीवनी बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उसके पिता कौन थे, माता कौन थी, उनका पुत्र का क्या नाम था, बचपन का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, कब वे विवाह किए, कब वे घर छोड़कर चले गए, ये सारा चीज है। और गौतम बुद्ध जो थे वो, उनका पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो एक बार राज घूमने गए थे, वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखे, एक मरे हुए व्यक्ति को देखे और एक सन्यासी व्यक्ति को देखे। तभी से उनको अपने जीवन से एक तरह का ये हो गया और वो ज्ञान की खोज में घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई। बौद्ध गया में उन्होंने कठोर तप किया और वो वहाँ पर उनको गौतम बुद्ध को कहलाए। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल दिया हुआ है। 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। अब उनकी शिक्षाएं क्या क्या थी? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। पहला दुख, दुख के क्या कारण है, दुख समुदाय क्या है, दुख निरोध, दुख निरोधी मार्ग। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग भी गौतम बुद्ध ने बताए थे, जिसमें सभ्यक दृष्टि, सभ्यक वाणी, सभ्यक संकल्प, सभ्यक कर्म, सभ्यक आजीव, सभ्यक व्यायाम और सभ्यक स्मृति शामिल है। और 8वां है सभ्यक समाधि। तो ये गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके उद्देश्य है, उपदेश। अब है भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें। तो भक्ति आंदोलन का यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने महत्व को बताया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये भक्ति आंदोलन का महत्व है। अब भक्ति आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट बताए हैं कि हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी, बाहरी आडंबरों में कमी। यहाँ याहरी लिखा गया, इसको आप लोग तीसरा नंबर में बाहरी पढ़िएगा, बाहरी आडंबरों। फिर चौथा है वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात, आत्म गौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव, प्रांतीय भाषाओं का विकास। 50 नंबर क्वेश्चन है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया। उसने 1520 ईस्वी में बीजापुर को जीता। यहाँ इनका सारा डिटेल है।
उन्होंने अमुक्त मालदम ग्रंथ लिखा, संस्कृत का नाटक लिखा, जाम्बती कल्याणम। साथ ही कृष्णदेव राय के जो दरबारी कवि थे, 8 दरबारी कवि, सब प्रसिद्ध कवि थे और उनके कार्यकाल में सब चीज़ का बहुत विकास हुआ। इसीलिए इनको हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, महानतम शासक कह सकते हैं। आप इसका डिटेल देख लीजिए बच्चों। 51 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखे। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। इसकी क्या क्या विशेषता है, तो यहाँ पहला आप देख सकते हैं, जमींदार जो पहले केवल संग्रह करता था, इस प्रणाली के तहत जमींदार बन गए। जमींदारों को संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री का अधिकार था। जमींदारों को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। एकत्र किया जाने वाला भू राजस्व निश्चित था और भविष्य में इसमें वृद्धि नहीं करने के लिए सहमति व्यक्त थी। यह तय किया गया था कि एकत्र किया गया भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था और इसका 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रखना था। जमींदार को काश्तकार को एक पट्टा मतलब एक भूमि विलेख देना चाहिए, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल और इसके लिए दिए जाने वाले लगान का विवरण हो। यदि जमींदार निश्चित राजस्व राशि का भुगतान करने में विफल रहे तो उनकी संपत्तियों को अंग्रेज द्वारा जब्त कर लिया गया और नीलामी के माध्यम से बेच दिया गया। बंगाल में अस्थायी राजस्व बंदोबस्त का प्रमुख परिणाम समाज को 2 भागों में बांटना था, जमींदार और काश्तकार। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विस्तार वर्णन करें। तो इसको आप लोग देख लीजिए, धीरे धीरे हम बढ़ा दे रहे हैं। तो बच्चों, यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट में देखना है तो गूगल में या क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है DRGP82, लिख कर सर्च कीजिएगा। दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। दीपक कुमार को क्लिक कीजिएगा, उसी में सबसे नीचे आइएगा और 12th मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन पर जाइएगा। वहां पर आप क्लिक कीजिएगा, इतिहास सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको ये क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये थे आपका इतिहास विषय मॉडल सेट 3 का आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।